वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 59 है। यह सब्जेक्ट वाइज मॉक है और लॉ ऑफ टॉर्ट का पार्ट 1 है। हम लोग इस बार 32 बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पर अपना नाम BGS इंटरव्यू लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। हम लोगों का जो मॉक सेशन है, अब जैसे सब्जेक्ट वाइज मॉक स्पेशल मॉक भी करवा रहे हैं, उस स्पेशल मॉक में हम लोग आपको आंसर भी बताते हैं। आवश्यकता होती है तो ट्रेनिंग भी देते हैं कि आपको क्या अपने आंसर में बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके से बोलना है। और अगर उस सब्जेक्ट की आपकी जानकारी नहीं है तो जितनी जरूरत है लिमिटेड टीचिंग भी करते हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग, हाँ मैं बेवकूफ़ी कहूँगा यहाँ पे, वो कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे मॉक में टीचिंग और एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही होता है। तो उन मूर्खों के हिसाब से मॉक में अगर एक तरफा हम सवाल आपसे पूछते जाएं, उसका आंसर नहीं दें, जैसे आप देखेंगे ऑर्गेनाइज क्राइम IPC में, अब IPC कहना तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पूछा है, उसके आंसर भी बताए हैं। सिडिशन पे भी पूछा है, आंसर भी बताए हैं। अगर मैं बोलूं कि ये आप ठीक से नहीं बोल रहे, आप जाके सेक्शन पढ़ लीजिए, तो आप आइए बैठ के पढ़ते रहिए। पॉइंट इज दिस कि CRPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 5-6 वीडियो में, CPC जैसा मेजर सब्जेक्ट 8-9 वीडियो में, IPC BNS जैसा मेजर सब्जेक्ट 5 वीडियो में, वीडियो आधे घंटे 45 मिनट इसी लमसम में है। मतलब आपका CPC प्रोसीजर जैसा मेजर सब्जेक्ट अगर 2.5-3 घंटे में विथ टीचिंग विथ आंसर के साथ कंप्लीट हो जाता है तो इसे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोगों का यूट्यूब के इतिहास में और वैसे भी अदरवाइज इतिहास में हमें फख्र है कि हम लोगों ने पहली बार आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज मॉक लेके आए हैं। अधिकतर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं और इंटरव्यू से पहले रिमेनिंग सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप इन वीडियोज को, आपको करना क्या है कि एक एक करके इन सारे वीडियोज को आप देख जाइए। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें कॉपी में नोट कीजिए, उसका आंसर भी नोट कीजिए और शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए। और जो मिरर प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अगर पॉसिबल है तो उसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर लीजिए और आप सुनिए कि जो आप बोल रहे हैं उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, ठीक तरीके से बोल पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो इन तरीकों से आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता, ओरेटरी स्किल्स आपकी डेवलप हो सकती है। हमारा जो ये इंटरव्यू का जो है ये एक इनोवेटिव आइडिया है। शुरू से ही अगर मान लीजिए कि आप उन चीज़ों को किताब से तैयारी करें तो क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है। पता लग रहा है कि आप किसी टॉपिक पे धर के रिसर्च किए जा रहे हैं और आपका 2 दिन 1 दिन बर्बाद हो गया उस टॉपिक पर। तो ये एक समय है कि आपका 1-1 मिनट बहुत कीमती है। आप इन सारे वीडियोज को एक एक करके देखिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। मैं यह तो नहीं कह सकता कि इन वीडियो से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या पूछेंगे वो उनकी इच्छा है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता कि अगर इन सारे वीडियोज को आप फॉलो कर लेते हैं, जो तौर तरीका बताया गया अगर उस तौर तरीके से आप फॉलो करते हैं तो आपका बेहतरीन इंटरव्यू हो सकता है। आप एक जज बनने जा रहे हैं, आप अगर सोचना शुरू कर दें तो आपको हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब देखिए
आप किताबों से पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, आपका आंसर एकेडमिक थ्योरेटिकल टाइप का होगा। हाई कोर्ट के जज साहब जो आपका इंटरव्यू लेंगे वो अधिकतर आप देखेंगे कि नेचर ऑफ वर्क जो है बेयर एक्ट वहीं सामने रखा होता है और अक्सर बेयर एक्ट को ही रेफर किया जाता है। तो आपका आंसर इन कंसोनेंस विद द लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट है, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, न कि एकेडमिक आंसर जो किताबों में लिखा हुआ। तो इसलिए इंटरव्यू का पहला नियम है कि किताबें पढ़ना बंद कीजिए, आप बेयर एक्ट से अपनी तैयारी कीजिए। और इसीलिए कि एक आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके, हम लोगों ने यह वीडियो बनाया है, आप ये वीडियो भी देखिए, साथ में बेयर एक्ट को भी रखिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए। तो इन तौर तरीकों से आपका इंटरव्यू कम से कम समय में बेहतरीन हो सकता है। हम लोगों ने शॉर्ट आंसर प्रोवाइड किए हैं। शॉर्ट आंसर इसलिए प्रोवाइड किए हैं कि एक शिफ्ट में 20 से 24 स्टूडेंट का इंटरव्यू होना है। आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, एक स्टूडेंट पे क्या समय बचता है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बोर्ड की साइकोलॉजी ये होती कि आपसे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सब्जेक्ट के पूछ के आपकी थॉरो स्कैनिंग हो सके। बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू के दौरान आपसे कॉम्प्लिकेटेड या टेढ़े मेढ़े सवाल या ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते जिनका आंसर लॉन्ग आंसर हो। लॉन्ग आंसर में एक ही क्वेश्चन में सारा समय निकल जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि अक्सर इंटरव्यू में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते और उम्मीद भी किया जाता कि आपका शॉर्ट और स्पेसिफिक आंसर हो। आप अगर माननीय जज साहब का नेचर ऑफ वर्क देखेंगे तो क्या हाईकोर्ट के जज साहब जो हैं, क्या अगर आप उनके सामने इरेलीवेंट आर्गूमेंट करेंगे या इरेलीवेंट चीज़ें अगर आप बोलेंगे तो क्या उसको अप्रिशिएट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो यह सब आप सोचिए, इन पे विचार कीजिए। हम लोगों ने हर एक पहलुओं पे वीडियो के दौरान डिफरेंट पार्ट्स में चर्चा किया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अभी 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू के ये सारे वीडियोज एक एक करके देख जाइए। क्वेश्चंस को कॉपी में नोट कर लीजिए, आंसर को भी कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी आप बना के चलेंगे तो बहुत ही कम समय में आपकी बहुत ही इफेक्टिव तैयारी हो सकती है। सिर्फ वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं है। मान लीजिए आज आपने वीडियो देखा, 2 दिन के बाद भूल गए, तो अब आपको पता ही नहीं मिलेगा ही नहीं कि ये आपने जो देखा था कौन से पार्ट में है। तो इसलिए आप एक लिस्ट इस तरह से बनाइए कि कौन से पार्ट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, और उसे कॉपी में नोट कर लीजिए। तो जो आपके इंटरव्यू का जो 3-4-5 दिनों का जो समय होगा उसमें काफ़ी बेहतरीन आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। इन वीडियोज को देखते हुए आप अपनी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। हमारा इरादा सिर्फ इतना ही है कि इंटरव्यू तैयारी के लिए स्टूडेंट के पास एक कुछ ऐसा रेफरेंस मटेरियल हो जिससे वो अपने इंटरव्यू की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। हमारे यहाँ थोड़ा अपोजिशन भी हुआ। लोगों ने कहा, फैकल्टी मेंबर्स और हमारी टीम ने, कि सर अगर ये सारे वीडियोज आप यूट्यूब पे डालेंगे तो कोचिंग के बिजनेस पे भी असर पड़ेगा। अगर किसी को सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाती है तो फिर कोचिंग के बिजनेस का क्या होगा? आप सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, आप आंसर भी बता रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों की परवाह नहीं। आपका भविष्य सुरक्षित हो, आपका सपना साकार हो, इसके लिए हम हमेशा वी आर ऑलवेज ड्यूटी बाउंड, वी आर ऑलवेज कमिटेड। और उसके अलावा भी अगर आपको हमारी किसी भी तरह की आवश्यकता महसूस होती है तो स्क्रीन पे नंबर लिखा ही हुआ, आप हम लोगों को कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और अंत में यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन सलामत रहे। और अगर इनकेस आप कैंडिडेट नहीं है तो आपकी जानकारी में अगर कोई और अन्य कैंडिडेट है तो उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो का यह पार्ट। What is taught? Sir, taught is a
civil wrong which is not a breach of contract or breach of trust, and it is redressable by an action for damages. हाँ, ये तो आपने डिफिनीशन किसका दिया, किसने इस तरह से डिफाइन किया? सैलमन ने। हाँ, तो टॉर्ट में सैलमन इज प्रॉपर और विनफील्ड इज प्रॉपर। हु इज मास्टर ऑफ टॉर्ट? सर ये तो नहीं कहा जा सकता है, दोनों ही अपने। बिल्कुल कहा जा सकता है। सालमंड की थ्योरी को पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया, बाई बाई कर दिया, और सालमंड का वजूद मिटा दिया विनफील्ड ने। और सालमंड का डेफिनेशन जो है, सालमंड के ही डेफिनेशन से प्रभावित होकर लिमिटेशन एक्ट 2M, सालमंड के ही डेफिनेशन को एज इट इज इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। और दैट इज टॉर्ट मीन्स ए सिविल रॉन्ग। लिखो 2M, M फॉर महाराष्ट्र। तो लिमिटेशन एक्ट वाला डेफिनेशन। हाँ हाँ, एक सेकंड। यस सर। टॉर्ट मीन्स ए सिविल रॉन्ग which is not exclusively a breach of contract or breach of trust. यस सर। और सालमन ने भी यही बात कही थी। इनफैक्ट द डेफिनेशन गिवन बाय द सालमन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लिमिटेशन एक्ट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन SM। और सालमन ने एक चीज और इसमें कही थी कि रिमेडी जो है अनलिक्विडेड डैमेजेस। यस सर। लिमिटेशन एक्ट में उसकी बात नहीं की गई थी। और इस तरह के डेफिनेशन बहुत सारे जूरिस्ट ने दिया, फ्रेजर ने भी दिया, पोलॉक ने भी दिया, किप्टी ने भी दिया, डेनिंग ने दिया, कीटोन ने दिया, बहुत सारे। अब जो हाईकोर्ट के जज साहब पढ़ा होगा उन्होंने, लेकिन अब इस तरह से एकेडमिक डेफिनेशन को याद रख पाना हमेशा, तो किस जूरिस्ट ने क्या, केवल सालमंड और विनफील्ड पे फोकस करेंगे। तो सालमंड ने कहा कि सिविल रॉन्ग है जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, न ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो और सालमन ने पिजन होल थ्योरी क्या है? सर पिजन होल थ्योरी में बोला कि होल है जिसमें टॉर्च होंगे तो उसमें फिटिंग होते हैं, ऐसे ही कुछ पढ़ा है। अगर पूछा जाए कि वो अब मैं इंटरव्यू ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, यस टॉर्ट, व्हाट इज पिजन होल थ्योरी? So pigeonhole theory was propounded by Salmon, wherein the holes correspond to the thoughts. Thought, that is. बोलने में हो रही डिफिकल्टी। Yes, sir. फर्स्ट लाइन तो ठीक है कि द पिजन होल थ्योरी। अब ये व्हाट इज पिजन होल थ्योरी, ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो गया, बट इट इज सो फेमस, पूछा गया है पिजन होल थ्योरी। पिजन होल थ्योरी is not the ideal question for the interview because it at least require 2-3 sentences. Number one, propounded by Salmon. It is it gives a restrictive meaning to the tort that only recognized torts would fall under law of torts. There is no scope for admitting new tort.
Yes, sir. There is no scope for admitting new tort. Tort is the set of rules, set of recognized rules, set of judicially recognized rules. If the case falls within those rules, then it would be tort, otherwise not. Yes, sir. The pigeonholes were treated as recognized torts, and Salmond is the propounder of this theory. हमारे पास विनफील्ड की भी किताब रखी हुई है टॉर्ट की, और तो ये तो हो गया पिजन होल थ्योरी. ये हाउ दिस इज रिस्ट्रिक्टिव बिकॉज देयर इज नो स्कोप फॉर, हाँ, एडमिट न्यू टॉर्ट को हम नहीं कर सकते. Tort arises any wrongful civil action. Any wrongful civil action may constitute a tort because tort is based upon the principle ubi jus ibi remedi, meaning thereby where there is a right, there is always a remedy. So, it would be very, very unfortunate that in case there is a wrongful civil action, in case if there is a wrongful civil action resulting into violation of right of a person and leaving him with no remedy, so enlarging the scope of law of tort was pragmatic situational necessity. So pigeonhole theory is known as law of tort या torts. Torts इस होगा क्योंकि पिजन होल, हाँ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स. टॉर्ट्स मतलब ओनली दोज रिकॉग्नाइज्ड लॉ. और विनफील्ड ने लॉ ऑफ टॉर्ट कहा कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप एनी रॉन्गफुल सिविल एक्शन. तो क्या हम कह सकते हैं कि wrongful civil action which is not exclusively either breach of contract or breach of trust is a tort? Yes, sir. ये डेफिनेशन टॉर्ट को कि wrongful civil action है, ये हम अपने शब्दों में can we call tort as a wrongful civil action? वही है सर. हाँ, ये दूसरे शब्दों में कह दिया गया. विनफील्ड ने कहा कि टॉर्ट रिजल्ट्स फ्रॉम, क्या कहा विनफील्ड ने? सर ये ध्यान में नहीं है. अरे विनफील्ड का ये ध्यान में नहीं है. विनफील्ड वाज फ्रॉम द प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ थॉट. उसने कहा था कि थॉट कंटिन्यूइंग रॉन्ग है. लिखो विनफील्ड ना, tortuous liability arises from breach of duty primarily fixed by law. ब्रीच Yes, ऑफ sir. ड्यूटी, अगर ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगा तो क्या होगा?
सर ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगा तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगा तो क्या होगा? किसी के राइट का वायलेशन होगा। हाँ, तो ड्यूटी एंड बोल राइट तो को रिलेटेड। तो इसको बोलना चाहिए ना, ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगा तो किसी के राइट का वायोलेशन होगा, उसके राइट का वायोलेशन होगा, और ब्रीच ऑफ ड्यूटी इम्पोज बाय लॉ है तो किसी के लीगल राइट का वायोलेशन होगा और वो टॉर्ट हो सकता है। तो विनफील्ड का ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स बाय लॉ, तो ये बात विनफील्ड ने कहा था। तो विनफील्ड का डेफिनेशन पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया गया और सालमन को टाटा बाय बाय कह दिया गया। टॉर्ट जो है एक्चुअली दैट इज लॉ ऑफ टॉर्ट, एस नहीं है इसमें। लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट इज मोर वाइडर देन Yes, लॉ sir. ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट्स प्लूरल लगता है लेकिन दैट इज रिस्ट्रिक्टिव, only tort is only up to the recognized rules। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब हम लोगों को भी हो जाता है, पता नहीं कितने बार पढ़ा चुका। अब लॉ ऑफ टॉर्ट क्या है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या है, तो इसको याद रखने का और कंफ्यूज नहीं होने का। टॉर्ट्स जो है डिफरेंट पिजन होल्स हैं, तो ये केवल ऐसे भी याद हो सकता है, जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट से लास्ट में एस है तो एस फॉर सैलमन। एस फॉर, सैलमन। हाँ एस फॉर सालमन, ये भी एक अच्छा तरीका है, एस फॉर सालमन। नहीं है तो हाँ, और लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं एस है तो सालमन नहीं, विनफील्ड। यस सर। दैट इज ऑल्सो द करेक्ट वे। तो लॉ ऑफ टॉर्ट इज मोर वाइडर देन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो what is the foundation of tort? सर यूबी जैसे भी रेमीडियल। हाँ, OBJCV remedium and wrongful civil action। अगर unless until it is a wrongful civil action, यस सर। there can result no tort। अब ये पूछा जाता है कि टॉर्ट और क्राइम में क्या अंतर है? सर टॉर्ट, पहला डिफरेंस है कि टॉर्ट एक प्राइवेट रॉन्ग है, क्राइम पब्लिक रॉन्ग है। टॉर्ट में प्रोसिक्यूशन ऑफ द रॉन्ग डूअर इज बाय द प्राइवेट पार्टीज, और क्राइम में प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर इज बाय द स्टेट। और टॉर्ट का एंड रिजल्ट है कॉम्पेंसेशन, क्राइम में पनिशमेंट मिलता है ऑफेंडर को। और टॉर्ट अनकोडिफाइड है। हाँ, क्राइम कोडिफाइड है। कैन देयर बी ए क्राइम अनकोडिफाइड? अगर क्राइम अनकोडिफाइड है तो क्या होगा? अगर इफ द क्राइम इज अनकोडिफाइड, व्हिच आर्टिकल इज ऑफेंडेड? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये गेस किया या सोचा? सर गैसी किया है। मैंने पकड़ लिया ना। और किसी आर्टिकल में कहा जाता है कि नो वन शैल बी पनिश एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। आर्टिकल 20 क्लॉज 1। हाँ, तो कोडिफिकेशन ऑफ क्राइम इज नेसेसरी, ये कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 20 क्लॉज 1 से या 21 से? 20 क्लॉज 1 से सर। यस। तो द क्राइम इज ऑलवेज कोडिफाइड। Uncodified act cannot be treated as a crime. A law of tort is not codified, और और
एक चीज और बहुत ही वाइटल छोड़ दिया, टॉर्ट में मेंस दिया की जरूरत है या नहीं? नहीं है सर, सब में नहीं है। हाँ, क्राइम में मेंस दिया इज द इंटीग्रल पार्ट। और उसके बाद और क्या छोड़ दिया? आज सिमिलरिटी दोनों में क्या है, टॉर्ट और क्राइम में? टॉर्ट राइट इन पर्सोनम है या राइट इन देम है? राइट इन रेम है। और क्राइम? क्राइम भी राइट इन रेम है। अब टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर, मतलब ये पूछा जाता है, टॉर्ट और क्राइम में क्या अंतर है और टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है? तो वीडियो सुन के इसको तैयार कर, मतलब ये बहुत ही हॉट क्वेश्चन है। अगर इस सब्जेक्ट से वो पूछेंगे तो 95% चांस है कि ये पूछा। अब डिपेंड करता है, किसी और से पूछ दिया, मूड नहीं है तो हो सकता है, वो भी इंसान है, उनका भी तो कुछ ना कुछ मूड होगा ही ना। मूडलेस तो कोई हो नहीं सकता। तो मतलब हम लोगों को वी हैव टू गेट इट प्रिपेयर्ड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट? Sir, in case of tort, duty is imposed by the law, but in case of contract, the duty is imposed by the parties undertake to perform the duty. Sir, in case of tort, the duty is against the world, but in case of contract, the duty is towards the other party. And in case of tort, the damages awarded are unliquidated, but in contract, the damages awarded are liquidated. और कुछ? So contract right in rem, sorry, tort right in rem है, contract right in persona. और कुछ? सर इतने ही पढ़े हैं। टॉर्ट में ऑब्लिगेशन अराइजेज इंडिपेंडेंटली ऑफ द कंसेंट और कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन अराइजेज विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी। क्या ये भी कह सकते हैं? हाँ, कंसेंट हो तभी तो होगा कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशंस अराइजेज फ्रॉम द कंसेंट एंड टॉर्ट में ऑब्लिगेशंस अराइजेज फ्रॉम द लॉ इंडिपेंडेंटली ऑफ द कंसेंट। ये टॉर्ट में मोटिव may be taken into consideration, कॉन्ट्रैक्ट में तो मोटिव का कोई रोल है? नहीं सर। लिख लो इसको, एक दो चीज जो एक्स्ट्रा एडिशनल मैं बता रहा हूँ। यस सर, एक सेकेंड। हाँ, लिखा हुआ है, लिखा। Independent. यस सर। दोनों हो गया, मोटिव। यस सर, दोनों लिखेंगे। हाँ, यस सर, दोनों लिखेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ रॉन्ग डूअर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इनटू टॉर्ट। और क्या कॉन्ट्रैक्ट में भी फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डिफॉल्टर इज टेकन? नहीं सर। यस सर। बोलिए।
अब ओबीजे सीबीडी मीडियम हो गया, मतलब टॉट अगर कहा जाए तो लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये इंटरव्यू पर्पज से। फाउंडेशन कोर्स में टॉट, सोर्स ऑफ टॉट लॉ तो है ही, और सो फार एज ओबीजस ईबीडी मीडियम ये बात करता है इक्विटी के भी। यस सर, इक्विटेबल प्रिंसिपल है ये। हाँ हाँ, दिस इज नॉट ओनली स्टैट्यूटरी, वी कैन नॉट हैव remedy sometimes for violation of each and every right. Violation of some right may be remediless due to certain, ये एक बहुत बड़ा, ये इंटरव्यू के लिए ठीक नहीं है। मतलब ये थेसिस टाइप का डिस्कशन इसमें हो जाएगा। What is meaning of injuria sine damnum? Injuria sine damno means as injury, there is a violation of a legal right, though no substantial damage or loss has been caused. Sine means Without. and injuria means violation of legal right. So there is violation of legal right without no substantive damage. Since that legal right is to be recognized and nominal damage is to be allowed. SV versus White. Yes sir. केस याद है SV वर्सेज वाइट? Yes sir. भीम सिंह का केस। Yes sir. डैमनम सिने इंजुरिया। So damage without injury, damage होता है but there is no violation of legal right in it. हाँ, डैमेज किस चीज का होता है? तो डैमेज कुछ भी हो सकता है, पेक्यूनरी भी हो सकता है, नॉन पेक्यूनरी भी हो सकता है। हाँ, डैमेज विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट। यस सर। ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, उसी से चीप रेट में उसने दूसरा स्कूल खोल दिया, पहला, हाँ, पहला स्कूल बंद करना पड़ा। ये इंजुरिया सीने डैमनम और डैमनम सीने इंजुरिया, इन दोनों में अंतर क्या है? सर पहला तो अंतर है कि देयर इज अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट इंजुरिया सिने डैमनम में, डैमनम सिने इंजुरिया में नहीं है। दूसरा होता है कि इंजुरिया सिने डैमनम में आपको लीगल डैमेजेस, सॉरी नॉमिनल डैमेजेस अवार्ड किए जाते हैं, लेकिन डैमनम सिने इंजुरिया में डैमेजेस नहीं अवार्ड किए जाएंगे। और कोई डिफरेंस? हालांकि ये डीप क्वेश्चन है। हम लोग तो पढ़ते हैं कि इंजुरिया सिने डैमनम क्या है और डैमनम सिने इंजुरिया क्या है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इट इज ए डीप क्वेश्चन। और ये जो डिफरेंसेस ये पूछा गया है, और इसलिए पूछा गया है कि whether you have proper legal mind suitable for a judicial officer or not। आप दोनों जानते हैं तो दोनों का डिफरेंस भी बता सकते हैं। इसमें क्या डैमनम सिने इंजुरिया भी एक्शनेबल है? नहीं सर, एक्शन इंजुरिया सिने डैमनम एक्शनेबल पर से होता है। तो पर से है, तो ये भी तो बता सकते थे कि इंजुरिया सिने डैमनम इज ऑलवेज एक्शनेबल एंड डैमनम सिने इंजुरिया इज नेवर एक्शनेबल। ये जानते थे yes, लेकिन बता, जानते थे। हाँ, नोट करो इसको। यस सर। और कोई अंतर इसी तरह का बताओ अपने लीगल माइंड का इस्तेमाल करते हुए। हिंट दे रहा हूँ, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस।
आंसर बताऊंगा तो बहुत हंसोगे। यू नो द आंसर। डैमनर में वायलेशन ऑफ लीगल राइट नहीं होता। तो इंजुरिया तो डैमनम में कौन सा राइट का वायलेशन होता? किसी भी राइट का वायलेशन नहीं होता। होता है सर, अदर देन लीगल राइट में वायलेशन हो सकता हाँ, है। तो damnum sine injuria may be moral or ethical wrong, but injuria sine damnum is always a legal wrong. ये क्या ऐसा कहा जा सकता है? हाँ सर, तो ये है। यही है सर, इसमें लीगल रॉन्ग होता है तभी तो लीगल राइट का वायलेशन होता ये है। अगर इन केस, अब आई डू नॉट नो कि दोनों का डिफरेंस पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर पूछें और ये चीजें बताओ तो कैसा रहेगा? खुश हो जाएंगे सर, हाँ हाँ, इंप्रेशन बन जाएगा अच्छा। अच्छा नंबर मिलेगा। इंटरव्यू एक ऐसा चीज है जिसे आप मैन्यूवर कर सकते हो। आप जिस दिशा में लेके जाना चाहो ले जा सकते हो। अब ये सारी चीजें आपको जो है कि इस तरह से सिंप्लीफाई, जो उनका कंसोनेंस है उस ट्यून में बताना, तो और ये दोनों जो डिफरेंस बताया ये एवरीबॉडी नोज, लेकिन उसको उस तरीके से रिप्रोड्यूस करना या हिट करना या क्रैक करना उस तरीके से ये है। इंजुरिया सिने डैमनम में जो टॉर्ट फीचर है वो लीगल राइट का वायलेशन करता है, लेकिन डैमनम सिने इंजुरिया में वो हार्म करता है, हार्म caused without violation of a legal right. और उसके बाद वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, जो ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, व्हाट इज दैट? Sir, it means harm suffered with plaintiff's consent. मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि व्हाट इज वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, इन व्हिच केस डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया कैन बी, हम लोग अपार्ट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया कौन क्लेम करेगा, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट? डिफेंडेंट प्लीड करता है कि प्लेंटिफ का कंसेंट था। हाँ, तो दिस इज वन ऑफ द डिफेंस। क्या कह सकते हैं ऐसा? हाँ, डिफेंस है ये सर। यस, तो इट इज वन ऑफ द डिफेंस, इट इज वन ऑफ द एक्सेप्शन। और आई होप एंड बिलीव कि आप जानते हो वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, और इसमें कई सारे केसेस भी थे। हॉल ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब का, क्लेगम ओडम के केस, बहुत सारे केस थे। और डिफेंस ऑफ कंसेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और कंसेंट जो है mere knowledge of the risk does not amount consent, ये भी है। यस सर। तो mere knowledge consent must be a free consent। अगर मान लीजिए कि किसी को नॉलेज ऑफ रिस्क है तो और वैसी स्थिति में उसने कंसेंट दिया तो विल दैट अमाउंट द फ्री कंसेंट और नॉट? नहीं सर, वो फ्री कंसेंट नहीं होगा। स्मिथ वर्सेस बेकर वाला जिसमें बोला गया था कि नॉलेज ऑफ रिस्क नॉट सेम एज एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क।
हाँ, उसे क्या कहते हैं, साइंटी नॉन फिट। इंजुरिया। तो वो मतलब रिवीजन पर्पज से रख लो, साइंटी नॉट फिट इंजूरिया। यस सर। और स्मिथ वर्सेस चार्ल्स बेकर का केस, इसे स्टोन क्वेरी केस भी कहते हैं हम लोग। यस और हेंस वर्सेस हारूट सर। में, हेंस वर्सेस हारूट का केस पढ़ा है। यस सर। क्या उस केस में वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस मिला या नहीं मिला? सर नहीं मिला था, इसको रेस्क्यू केसेस में आता है, जो एक्सेप्शन होता है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। रेस्क्यू केसेज में वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो उसको बचाने के लिए वो करता है ना, तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया हैज नो एप्लीकेशन इन रेस्क्यू केसेज, ये सारी किताबों में मिलेगा। यस सर। लेकिन व्हाई इट हैज नो एप्लीकेशन इनटू रेस्क्यू केसेज? लॉ हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक व्हाई को नहीं सोचा। वी Yes, sir. मस्ट नीड टू हैव आंसर ऑफ व्हाई। रेस्क्यू केसेज में अगर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का हम डिफेंस लें तो डेट वुड बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। अब मान लो कि कोई जाएगा सर कोई जाएगा ही नहीं, कोई भी आदमी, नो वन शैल टेक रिस्क टू इनटू रेस्क्यू ऑपरेशन। तो समझ गए। हाँ, तो नोट कर लो कि अब देखो, अब ये तो एक सिंपल इंटरव्यू हो गया कि भाई रेस्क्यू केसेस में वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का एप्लीकेशन है कि नहीं, आपने कह दिया नहीं है। तो दिस इज ए सिंपल पार्ट ऑफ इंटरव्यू, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन। लेकिन इंटरव्यू के लिए, जुडिशियल इंटरव्यू के लिए यह क्वेश्चन तो बनता है कि व्हाई इट हैज गॉट नो एप्लीकेशन इन रेस्क्यू केसेस। हाँ मतलब इंटरव्यू के लिए, अच्छे इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन कोई उतना ये नहीं है। अगर प्लेंटिफ himself is the wrongdoer, can he bring an action into tort? Sir, he can bring an action for tort provided his wrongful act is independent of the harm suffered. हाँ, he may bring, और अगर उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तो। इनएविटेबल एक्सीडेंट के केस में क्या टॉर्ट होगा या नहीं होगा? Sir, inevitable accident cases में डिफेंस मिलता है। हाँ, एक्ट ऑफ गॉड विश मेजर, उसमें भी डिफेंस मिलता है। अगर मान लीजिए कि आपने प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया, yes, और उस प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले को कोई इंजरी हो गई, तो कैन ही ब्रिंग ए टॉर्ट? प्राइवेट डिफेंस, tortuous liability. What is relationship between private defense? क्या प्राइवेट डिफेंस से टॉर्ट का जन्म होता है या नहीं होता, या प्राइवेट डिफेंस में नो टॉर्ट इज मेड आउट? सर, अगर हम लोग उसको एक्सीड नहीं करते हैं, प्राइवेट डिफेंस इज नो ऑफेंस प्रोवाइडेड कि दिस इज विद इन द लिमिट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो प्राइवेट डिफेंस ऑफेंस ही नहीं होगा तो दैट विल आल्सो नॉट रिजल्ट इनटू वायलेशन ऑफ लीगल राइट। यस सर। तो प्राइवेट डिफेंस में टॉर्ट की लायबिलिटी नहीं बनती है। व्हाट इज जस्ट नेसेसिटेटिस? नेसेसिटी डिफेंस उससे रिलेटेड है सर। हाँ, नेसेसिटी के केस में भी टॉर्ट का डिफेंस, टॉर्ट नहीं कमिट होता। एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, क्या एप्लीकेशन है टॉर्ट में? इसका नहीं है। नहीं होगा सर। हाँ, स्लाइट हार्म जो है
ट्रिफल्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एनीवेयर। टॉर्ट में भी नहीं सर, क्राइम पीनल कोड में भी, मतलब बीएनएस में। व्हाट इज नेग्लिजेंस? Sir, negligence is the omission, is a breach of a duty imposed by breach of a duty which a defendant owes to the plaintiff. Negligence is a state of mind, or negligence is a state type of conduct? ये तो पढ़ रहे थे सर, याद नहीं आ रहा। क्रिमिनल लॉ और टॉर्चर्स में इसमें कंपैरिजन था। स्टेट ऑफ माइंड सर लगता है क्रिमिनल लॉ में हुआ और कंडक्ट टॉर्ट में होगा। तो केवल स्टेट ऑफ माइंड और बिना एक्टस रियस के ही क्राइम हो जाएगा। एक्टस रियस हो, हाँ, ये सिर्फ एक ही ऐसा सेक्शन है पूरे क्रिमिनल लॉ में जिसमें एक्टस रियस की जरूरत नहीं है। वो कौन सा सेक्शन है? 120A सर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। उसमें इफ एग्रीमेंट इज टू कमिट एन ऑफेंस। यस सर। और नए वाले डिफिनीशन में क्या शब्द जोड़ा गया है? कॉमन ऑब्जेक्ट। पहले वाले में नहीं था ये, नहीं। और आईपीसी में हम लोगों ने किया है। तो नेग्लिजेंस दोनों है, और टॉर्ट में आइदर दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड और आइदर इट इज टाइप ऑफ कंडक्ट, बोथ अराइजेज इनटू टॉर्टियस लायबिलिटी। और जो नेग्लिजेंस की डिफेंडेंट ओड ए ड्यूटी ऑफ केयर towards the plaintiff, that duty of care was imposed by law, or there is resultant breach of that duty, and due to the breach plaintiff suffered loss as one of the consequence. डोनक वर्सेस क्या केस था नेग्लिजेंस का? टर्नेगी वर्सेस स्टीवेंसन का केस। हाँ, तो अब नेग्लिजेंस का दो थ्योरी है, सब्जेक्टिव थ्योरी, ऑब्जेक्टिव थ्योरी। इंटरव्यू के पर्पज से ये सब नहीं पूछा जाएगा कि सब्जेक्टिव थ्योरी। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर? Sir, res ipsa locutor means a thing speak for itself. इसका टॉर्ट में क्या यूटिलिटी है? सर इसका होता है कि अगर डिफेंडेंट नेग्लिजेंट होता है तो कोर्ट प्रिज्यूम करती है कि नहीं, तो कोर्ट प्रिज्यूम करती है कि डिफेंडेंट नेग्लिजेंट है। थिंग्स स्पीक फॉर नेग्लिजेंस के केस में plaintiff must has to establish wrongs of defendant in the manner res ipsa locutor. अगर प्लेंटिफ का केस बिल्कुल लूसिड और एक्सप्लिसिट होना चाहिए टू चार्ज द डिफेंडेंट विद द नेग्लिजेंस, और द प्लेंटिफ must establish res ipsa locutor in case of negligence. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। नेग्लिजेंस स्टेट ऑफ माइंड एंड टाइप ऑफ कंडक्ट बोथ। और नेग्लिजेंस के बाद हम लोग इसमें नर्वस शॉक वगैरह तो नहीं रहता है हम लोगों के। इसमें नर्वस शॉक वगैरह पूछा नहीं गया है। नर्वस शॉक वही मेंटल पेन, एगोनी और कम्युनिकेशन इन गुड फेथ इवन इफ रिजल्टिंग इनटू नर्वस शॉक there is no criminal liability imposed. आईपीसी में हम लोग पढ़ते हैं कि एक डॉक्टर ने एक मरीज को कह दिया कि वो अब बचेगा नहीं और उस मरीज की डेथ हो गई, तो डॉक्टर उसके लिए लायबल है या नहीं है? नहीं है सर। प्रोवाइडेड कि डॉक्टर ने गुड फेथ में कहा। लेकिन वही चीज ए थिंग which is not punishable into the crime, but that thing
may be punishable into tort. तो नर्वस शॉक क्या लिखो, नर्वस शॉक एक दो लाइन वैसे पूछा नहीं गया है, पूछा नहीं जाता है। जस्ट हम लोग तो थोड़ा होल सिलेबस का कर रहे हैं ना, बेसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमारी जानकारी में नहीं है कि नर्वस शॉक पूछा गया। हो सकता है कभी पूछ दिया गया हो, लेकिन आई हैव नो डाटा कि नर्वस शॉक पूछा गया। तो लिखो इसको, शॉक ऑफ नर्व, यस सर। हाँ, इसमें लिखो कि कॉमन लॉ डज नॉट प्रोवाइड रेमेडी of emotional distress, anxiety, and depression. Yes, sir. अगला लाइन, under the law of tort, a claim for damages Yes, sir. can be filed on account of nervous shock Yes, sir. लाल पेन से, the only requirement is there must not be any remoteness. There must not be any remoteness. Yes, sir. The injury must result from the injury, ऐसे लिखो, the injury must be the result, the injury must be, इसको थोड़ा सा लैंग्वेज मेरा खराब हो रहा है। The injury must result, the injury is the डायरेक्ट कंसिक्वेंसेज को हम इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं इनसे, और द इंजुरी मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट कंसिक्वेंसेज, द इंजुरी मस्ट बी रिजल्ट ऑफ, द इंजुरी मस्ट बी रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट ऑफ डिफेंडेंट, Of the act of the conduct. एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज देना चाह रहे थे, लेकिन ये पोर्शन कुछ ऐसा है कि थोड़ा इसमें उतना सिंपल नहीं दिया जा सकता, और नर्वस शॉक को इससे ज्यादा हम लोगों को नहीं करना है। रिमोटनेस का क्या कोई, व्हाट इज रिमोटनेस ऑफ डैमेज? So the consequences which are not proximate of a wrongful act. तो रिमोट, Cannot be anticipated. तो Consequences which cannot be anticipated. consequences are too remote and therefore it is not likely to be anticipated. लिख लो इसको, consequences too remote Yes, sir. इसमें रे पोलेमिस और वैगन वाउंड केस, Yes, sir. ये देखा है नहीं देखा है? सर देखा है कि फैक्ट्स पूरे अच्छे से याद नहीं होंगे। रिवाइज कर लेना, और उसको सेकेंड सीटिंग में रे पोलेमिस और वैगन वाउंड केस हम लोग करेंगे, और इसमें स्मिथ वर्सेस लिच ब्रायन का भी केस करेंगे। एक सेल अस्कल केस के नाम से उसे जानते हैं हम लोग।
और हम लोगों का अभी सेशन आधे घंटे का हो गया होगा। सर 1 घंटा हो गया है।